चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना के डायग्नोसिस से मुतल्लिक़, यानी कौन सी जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवाई जाएं जिससे हमें ये श्योर हो सके या ये हम डिटेक्ट कर सकें कि मरीज़ को यानी कोरोना का मर्ज़ है या नहीं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो डायग्नोस्टिक होते हैं, यानी जो 100% श्योरिटी के साथ जो ये डिटेक्ट करते हैं कि ये मरीज़ को कोरोना है। कुछ स्पोर्टिव टेस्ट होते हैं। अमूमी तौर पर ये 5 टेस्ट जो करवाए जाते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें नंबर 1 पे है PCR, नंबर 2 है एंटीजन टेस्ट, नंबर 3 है एंटीबॉडीज़ टेस्ट, नंबर 4 पे CBC और नंबर 5 पे एक्सरे चेस्ट। इसमें सबसे पहले जो टेस्ट है वो PCR है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें जो सैंपल लिया जाता है वो यूजुअली थ्रोट स्वैब या नेज़ल स्वैब लिया जाता है। एक स्टिक के ऊपर एक कॉटन की तरह का एक जो है वो मटेरियल लगा होता है जो कि स्टरलाइज्ड होता है और एक ट्यूब के अंदर वो पहले से ही पैक होता है। वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अवेलेबल होते हैं। वो इसकी कलेक्शन करने के लिए बाकायदा जो एक ट्रेंड पर्सन वो इसका सैंपल कलेक्ट करता है। थ्रोट के अंदर से यानी गले के अंदर से जो स्क्रीशंस होती हैं या नाक के अंदर जो स्क्रीशंस होती हैं उसको उस कॉटन के साथ ऐसे जो है ना वो स्क्रैप किया जाता है और उसके बाद उसको उस सैंपल को वो जो ट्यूब होती है उसी के अंदर दोबारा से डाल दिया जाता है और फिर उस ट्यूब को लैब के अंदर पहुंचा दिया जाता है। लैब में जो होती है एक मशीन, जो PCR मशीन होती है, उसमें उस सैंपल को मुख्तलिफ़ मराहल से गुजारा जाता है। यानी टेक्निकली ये है कि उसके अंदर से प्रोटीन्स और फैट्स रिमूव की जाती हैं और उसके अंदर जो RNA होता है जो कि उसका असल मटेरियल है जो कोरोना वायरस का, उसको सेपरेट किया जाता है। फिर उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं एक चेन रिएक्शन के ज़रिए, मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए। वो एक मेथड होता है जिसके ज़रिए उसको जो है ना वो फर्दर हाईलाइट किया जाता है। फिर ये डिटेक्ट हो जाता है कि ये इसमें कोरोना वायरस है या नहीं। तो ये वाला टेस्ट जो है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी इससे अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि 100% जो है वो इस शख्स को जो है वो कोरोना वायरस है। नंबर 2 पे आता है एंटीजन टेस्ट। इसको हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी बोल देते हैं। इसका सैंपल भी PCR की तरह के सैंपल की तरह कलेक्ट किया जाता है और इसको एक ख़ास किस्म की किट होती है जिसके अंदर पहले से जो है वो ऐसा मटेरियल यानी एंटीबॉडीज़ टाइप ही होती है वो मौजूद होती हैं। उसको इस स्पेसिमेन के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है। तो पॉजिटिव टेस्ट की सूरत में ये पता चल जाता है कि जो अगर ये एंटीजन से मुराद ये होती है कि जो कोरोना वायरस है उसका कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी उसका जो पार्ट है उसका, वो अगर उसके अंदर मौजूद है उस सैंपल के अंदर जो कि पेशेंट से लिया गया है, तो उसको जब इंटरेक्ट करवाया जाता है वो किट के साथ, किट के अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है उससे, तो वो उस एंटीजन को डिटेक्ट कर लेता है। ये भी तकरीबन डायग्नोस्टिक है। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी बहुत हाई है। तो इसके ज़रिए भी जो रिज़ल्ट मिलता है वो ऑलमोस्ट उसको कंसिडर किया जाता है कि ये श्योर है कि मरीज़ को कोरोना जो है वो मौजूद है। तीसरे नंबर पे जो टेस्ट है वो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कोई भी जब किसी को मर्ज़ होता है बेशमूल कोरोना वायरस, कोई भी जो इन्फेक्शन होती है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट एक फ़ौज तैयार करता है, यानी एंटीबॉडीज़ तैयार करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो इन्फेक्शन जिस्म के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, वो बैक्टीरिया या वायरस जिस्म के अंदर जाने की कोशिश करे, तो वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसको ख़त्म कर देती हैं। उस जो बैक्टीरिया या वायरस जो जिस्म के अंदर आ रहा है उसको वो किल कर देती हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये कोरोना वायरस जिसको ये इन्फेक्शन होती है उसके अंदर भी डेवलप करती हैं।
लेकिन इसमें ये होता है कि तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के बाद ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना, ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन में आमतौर पर इतना कारगर नहीं है। लेकिन अगर किसी की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हाई है, उसका टाइटर हाई मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कोरोना की इन्फेक्शन हुई थी। आल्दो कि जिस वक्त तक ये एंटीबॉडीज़ टेस्ट पॉजिटिव होता है उस वक्त तक अमूमन जो है वो कोरोना का जो मर्ज़ है या जो उसकी जो अलामात हैं वो तकरीबन सबसाइड कर चुकी होती हैं, मरीज़ ठीक हो चुका होता है। तो इसको यूजुअली ये उसका रिस्पांस देखने के लिए कि मरीज़ का जो एंटीबॉडी टाइटर है कितना हाई है, ताकि देखा जा सके कि मरीज़ जो है वो मुस्तकबिल में कितना महफूज रह चुका है। इसके लिए जो है वो हम ब्लड सैंपल लेते हैं, यानी जिस तरह से आम खून का टेस्ट किया जाता है, सिरिंज के अंदर जो वेन से ब्लड लिया जाता है और वो जो है ना वो लैब में पहुंचाया जाता है और ब्लड के ऊपर इसका जो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो टेस्ट है वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, यानी कोरोना का ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लेकिन इससे हमें कुछ क्लू मिलता है। यानी मिसाल के तौर पे इसमें जो है ना वो WBC काउंट बहुत लो हो चुका होता है, ख़ास तौर पे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं इसमें जो ये वायरल इन्फेक्शन होती है। तो इससे हमें एक इशारा मिलता है कि ये जो है इसमें जो है कोरोना की अलामात जो नज़र आ रही हैं, ऐन मुमकिन है कि ये जो इन्फेक्शन है कोरोना ही है। इसके अलावा जो एक मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि यूजुअली जिसको कोरोना पॉजिटिव होता है उसमें CBC में जो प्लेटलेट काउंट है वो भी लोअर लिमिट में आ जाता है, आल्दो के डाउन नहीं होता। लेकिन यूजुअली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि तकरीबन जो यानी नॉर्मली प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख या 4 लाख तक होता है। तो अमूमन ये जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस होते हैं इसमें जो प्लेटलेट काउंट है वो 1.5 लाख के करीब तकरीबन मिलता है। रूटीन में नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं उनका तकरीबन 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख के करीब हमें मिल रहा होता है। लेकिन कोरोना का जो पेशेंट है उसमें ये इस रेंज में ऑब्ज़र्व किया गया है। और भी जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उसमें जैसा कि ये तकरीबन अक्सर लोग जानते हैं कि ये जो डेंगू फीवर है इसमें तो प्लेटलेट काउंट डेंजरसली डाउन चला जाता है। तो इसमें भी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये कोरोना वायरस में भी अगरचे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता, लेकिन ये जो लोअर नॉर्मल लिमिट के अंदर ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया गया है। इसके लिए जो CBC के लिए भी ये भी खून से टेस्ट किया जाता है। तो यूजुअली ये स्टार्ट में ही जब इलनेस या जो अलामात शुरू होती हैं उस वक्त ही किया जाता है या उसके थोड़ा चंद दिन के बाद। ब्लड इसमें लिया जाता है और एक ख़ास किस्म की ट्यूब होती है जिसमें एंटीकोएगुलेंट होता है, यानी कि जिसमें खून को वो जमने ना देने वाली जो एक मेडिसिन या केमिकल डाला हुआ होता है, ये उस ट्यूब में इसको कलेक्ट करके तो लैब में भेजा जाता है और एक जो CBC एनालाइज़र के ज़रिए इसका टेस्ट किया जाता है और ये जो है हमारे डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। लास्ट में आ जाता है एक्सरे चेस्ट। अगर मरीज़ के सिम्टम्स काफ़ी आपको मिल रहे हैं, कफ़ है, ब्रेथलेसनेस है, तो उसमें अगर आप एक्सरे करते हैं तो उसमें आपको एक यानी ओपेसिटीज़ आपको मिल सकती हैं, या अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो आपको एक पूरा ओपैक एरिया भी मिल सकता है, जैसा कि न्यूमोनिक पैच है या बहुत ज़्यादा हेजीनेस आपको उससे मिल सकती है। लेकिन ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है बल्कि ये एक सपोर्टिव टेस्ट है। इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि मरीज़ के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो किस हद तक मुतासर हैं। एक्सरे के लिए बहरहाल पेशेंट को किसी ऐसी फैसिलिटी के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे एक्सरे की सहूलत मौजूद है, या फिर आजकल पोर्टेबल भी मशीन्स हैं, आप घर पर जो है वो ये बुलाकर किसी को तो एक्सरे चेस्ट कर सकते हैं। कोरोना के मर्ज़ के हवाले से कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन ये जो अभी जो जिनका हमने तज़किरा किया है ये उसके डायग्नोसिस के लिए हैं। जो उसके वर्कअप के लिए बाद में जो कुछ टेस्ट
और भी करवाए जाते हैं, जो कि बीमारी की शिद्दत को जानने के लिए या जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी जो असेसमेंट के लिए करवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, CRP, ESR आप करवा सकते हैं। इसके अलावा डी डाइमर है, ये भी एक कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कोरोना से, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा फेरेटिन है, सीरम फेरेटिन करवाया जाता है, फिब्रोनोजन करवाया जाता है। इसके अलावा हार्ट से मुतल्लिक़ कुछ टेस्ट हैं, LDH है या ट्रोपोनिन है। तो ये मुख्तलिफ़ जो टेस्ट हैं, ये जो मौलज है वो कोरोना की जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस या उसकी सेवेरिटी को असेस करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट को असेस करने के लिए ये रूटीन में किए जाते हैं। जबकि डायग्नोसिस के लिए जो बेस्ट सबसे जो टेस्ट है वो PCR है, वही उसी से ही ये डिटेक्ट होता है, या फिर जो है एंटीजन टेस्ट है, और तीसरा एंटीबॉडीज़ टेस्ट है। एंटीबॉडीज़ हम थोड़ा सा लेट करेंगे, जबकि PCR और जो एंटीजन टेस्ट है वो हम इब्तदाई स्टेजेस जबकि अलामात चल रही होती हैं उस वक्त भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।